कहानी की शुरुआत एक छोटे बच्चे जायरो से होती है, जो एक बार फिर से बुली होके घर वापस लौटता है। वो आके एक बिल्ली से कंप्लेन करता है कि बुलीज उसे बार बार जानवरों से बात करने वाला अजीब लड़का बोल के चिढ़ाते हैं और हमेशा मुझे बाकी सबसे अलग ट्रीट करते हैं। वो बूढ़ी बिल्ली नचाई उसे कंफर्ट करती है कि अलग होना तो एक्चुअली एक खूबसूरत बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसके पास ऐसी टैलेंट्स हैं जो सिर्फ उसकी हैं और कोई उसे नहीं ले सकता। जायरो रिप्लाई करता है कि आप ये क्या बोल रही हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। तो ग्रैनी एश्योर करती है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम सब समझ जाओगे। कहानी अब कुछ साल आगे शिफ्ट होती है और हमेशा की तरह जायरो एक और पुलिस के ग्रुप से डील कर रहा होता है, जो कुछ जानवरों को हरास कर रहे हैं। दो कबूतर बोलते हैं कि उनका सेंपाई डीमन लीग का लीडर है, तो हमसे मत टकरा। जायरो उन्हें और उकसाता है, उन्हें ढीला बोल के, जो किसी और के स्ट्रेंथ के पीछे छुपते हैं। ये सुन के उनका बॉस उसे एक पंच मारने पड़ता है, लेकिन जायरो आसानी से उसे डॉज करता है, फिर उसे एक लात में सीधा पानी में गिरा देता है। अपने बिग बॉस को इतनी आसानी से पीटते देख के बाकी दो पुलिस तो पहले पैनिक करते हैं, लेकिन फिर वो भी चार्ज करते हैं, पर उनका भी सेम हाल होता है। थोड़ी देर में तीनों पुलिस पानी से निकलते हुए पैंट चढ़ा के भागते हैं। उनके जाने के बाद एक बिल्ली और एक कौवा जायरो को थैंक्स देते हैं, लेकिन उसकी चिंता करते हैं कि वो गैंग उसके पीछे आ सकता है। जायरो उन्हें रीअश्योर करता है कि अरे फिक्र मत करो, वो पहले से ही इस तरह की मुश्किलों से डील करने का आदी हो चुका है। फिर घर जाने से पहले दोनों जानवरों को जितना हो सके परेशानी से दूर रहने को बोलता है। और अब जैसे ही वो अपने डोजो पहुंचता है, एक बूढ़ा आदमी तुरंत उसे डांटता है कि फिर से लड़ाई किया तो सिनोबी मार्शल आर्ट्स इसलिए नहीं सिखाया कि तू आवारों की तरह गली में घूम के कुत्ते बिल्लियों को बचाया करे। जायरो कहता है कि तो और क्या करूं पुराने जमाने के डायनासोर, जिससे वो बूढ़ा भड़क जाता है और उस पर निंजा ब्लेड से फेंक देता है और जायरो बाल बाल बचा था। बूढ़ा आदमी फिर प्राउडली अपने फैमिली का एंशिएंट हेयरलूम दिखाता है कि ये पर्सनली उसके एंसेस्टर ने गिफ्ट दिया था और उससे अपने लीनेज की थोड़ी रिस्पेक्ट कराने की कोशिश करता है। पर जायरो तो कैजुअली डिसमिस करता है ये बोल के कि हाँ, ये सिर्फ एक जंग लगी कटाना के अलावा कुछ भी नहीं है, जिससे बूढ़ा आदमी फ्रस्ट्रेशन में अपने आसपास का सब कुछ स्लैश करने लगता है। बाद में जायरो उस टूटे हुए दीवार को रिपेयर करता है, बोलते हुए कि साला बूढ़ा भड़कता कितना है। जब वो फिनिश करता है, वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैं एक फेस्टिवल पर जा रहा हूँ, तो खाना खा लेना, मुझे लेट हो जाएगा। बिल्कुल उसके जाने के बाद वही कौवा वापस आता है, काव काव करते हुए बताता है कि जंगल में एक बिल्ली मुश्किल में है। बिना एक भी फालतू सवाल किए जायरो तुरंत से हेल्प के लिए भागता है। जंगल के अंदर वो एक बुरी तरह से घायल पड़ी बिल्ली को जमीन पर देखता है और धीरे से उससे बात करने की कोशिश करता है, देखने के लिए कि वो रिस्पॉन्ड कर पा रही है या नहीं। पर इधर बिल्ली के दिमाग में तो एक डार्क स्पिरिट रेगो, जिसे ब्लैक स्टार ऑफ डूम कहा जाता है, हैरान है कि ये कौन है जो उसे आवाज दे रहा है। रेगो एक आवाज सुनता है कि जागो और अपनी पावर दो, लेकिन वो स्पिरिट तो गुस्से में कहता है कि मैं किसी का ऑर्डर नहीं मानता। फिर मिस्टीरियस आवाज कोल्डली बोलता है कि अगर मना करते हो तो दम तोड़ दो, यही बेहतर होगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ रेगो अचानक जायरो के रूम में जागता है, जो बिल्ली के बॉडी में है। तभी जायरो रूम में आता है कि ओह, होश आ गया तुम्हें, बहुत बुरी कंडीशन में थी, मुझे तो लगा था कि बचोगे ही नहीं। वो खाना ले आता है और उसका नाम पूछता है, पर जब बिल्ली चुप रहती है, जायरो पूछने की कोशिश करता है कि अरे बोल भी दो, शर्माओ नहीं, तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ नहीं जोड़ूंगा। रेगो इस लड़के को इडियट बोलता है कि ये समझेगा भी क्या अगर मैं म्याऊ म्याऊ करूँ तो, गधा कहीं का। लेकिन जायरो के पास तो रेयर टैलेंट है जानवरों से बात करने की, और वो तुरंत पूछता है कि ओह, तो वो सच में उसे इडियट समझता है। इससे तो बिल्ली की गांड फट जाती है। रेगो तुरंत पैनिक करके जल्दी से सोफा के नीचे छुप जाता है और तब जायरो कामली बोलता है कि आ जाओ, वो उसे खाने नहीं वाला। पर बिल्ली तो जिद्दी गर्लफ्रेंड की तरह देने से मना कर देती है। तब जायरो अपना अल्टीमेट वेपन निकालता है, कैट फूड का बाउल, जो तुरंत उसे बाहर खींच लाता है। और रेगो आके एडमिट करता है कि तो वो कहना सच है कि दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है। जब जायरो से टीज करता है खुद को मैन बुलाने पर, जबकि वो एक बिल्ली है, तो वो गुस्से में चिल्लाता है कि वो कोई बिल्ली नहीं है। वो अपना नाम बताता है और एक्सप्लेन करता है कि वो एक इमॉर्टल मोनोनॉक है। जायरो को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये मोनोनॉक क्या होता है। रेगो एक्सप्लेन करता है कि मोनोनॉक ह्यूमन फॉर्म ले सकते हैं या अपनी मर्जी से वो पहाड़ों और जंगलों में अंदर रहना भी चूज कर सकते हैं। जायरो फिर पूछता है कि तो ऐसा इमॉर्टल मोनोनॉक जंगल में लात खाए हुए हाल में क्या कर रहा था। रेगो रियलाइज करता है कि ये लड़का सही में क्लूलेस है, तो वो एक्सप्लेन करता है कि किसी और मोनोनॉक ने उस पर अटैक किया था और वो बहुत लंबे वक्त तक सो रहा था। उठने से पहले जो कुछ उसे याद है वो ये है कि जागा तो कोई उससे मदद मांगने आया
और जब उसने मना कर दिया तो शायद इसलिए उन्होंने उसका बैंग बैंग कर दिया। जायरो पूछता है कि तो तुमने मना क्यों किया। रेगो एक्सप्लेन करता है कि वो उन पैरासाइट से नफरत करता है जो अपनी वीकनेसेस दूसरों के स्ट्रेंथ के पीछे छुपाते हैं। खैर छोड़ो, तुम सिर्फ एक ह्यूमन हो तो तुम समझ नहीं सकते मैं क्या बोल रहा हूँ। जायरो एडमिट करता है कि हाँ शायद पूरी तरह से तो नहीं समझ रहा, लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं है कि मैं एक बिल्ली पर पूरी तरह से विश्वास भी ना करूँ। इधर किसी माजिन नाम की एक लड़की हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट करती है। वो सीबा से कांटेक्ट करती है जो पूछता है कि क्या मिला उसे। लड़की रिपोर्ट करती है कि जंगल में रेगो के खून के ट्रेस तो मिले हैं और उसे यकीन है कि वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सीबा उसे वापस आने को बोलता है कि वो रिप्लेसमेंट्स भेजेगा, तब साथ में चलेंगे। जैसे ही वो जंगल में कैमोफ्लेज हो जाती है, एक और क्रीपी आदमी चुपचाप एक पेड़ के पास से दांत फाड़े हुए निकलता है। वापस जायरो के घर में वो उस बिल्ली को नहला रहा था। देख के कि उसकी सारी इंजरीज हील हो गई हैं, कहता है ओ तो तुम सही कह रहे थे मोनोनोक होने के बारे में। बिल्ली इरिटेट हो जाती है रियलाइज करके कि तब से क्या उसे यकीन नहीं हो रहा था। जायरो यहाँ फिर उस बूढ़ी ग्रैनी नाची के बारे में बताता है। कहता है कि वो सबसे काइंड बिल्ली थी जितनी भी उसने जानवर अभी तक देखे। रेगो को टीज करता है बोल करके कि वो मुझसे तो पूरी तरह अपोजिट थी, फिर भी मुझसे बहुत नाइस रहती थी। जायरो एक्सप्लेन करता है कि उस वक्त वो रोज बुली होता था और जब भी घर आता हमेशा नाची को नहलाता। नाची खुशी से थैंक्स करती और कहती कि वो कितनी लकी है कि उन्हें ऐसा ऑनर मिला जो जब भी वो चाहती नहला देता। वो हमेशा उसे एक बात बोला करती थी कि उसे दूसरों की हेल्प करने का गिफ्ट दिया गया है और इनकरेज करती थी कि ये गिफ्ट को वो अपने आसपास सभी के साथ शेयर करता रहे। उस रात जब जायरो सो रहा होता है, रेगो निकलने की कोशिश करता है कि बेवकूफ इंसान, लेकिन जैसे ही वो नीचे कूदता है अचानक जायरो उसके बिल्कुल पीछे खड़ा मिलता है कि कहाँ चल दिए बरखुरदार। ये अनएक्सपेक्टेड साइड तो बिल्ली की जान ही निकाल देती है। वो तुरंत पूछता है कि वो इतनी जल्दी नीचे कैसे पहुंचा। जायरो से कहता है कि जरा धीमी रखे आवाज, रात बहुत हो गई है। फिर एक्सप्लेन करता है कि ऊपर वाला सिर्फ उसकी डेकोय टेक्निक थी। फिर पूछता है कि ये चांदनी रात में मटकते हुए कहाँ चली बिल्लो रानी, जबकि वो पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुआ है। तो रेगो ब्लंटली बोलता है कि अपने आशिक से मिलने जा रहा हूँ, साले तेरे को से क्या मतलब है। जायरो कहता है कि तमीज से बात कर, मैंने तेरी जान बचाई है। बिल्ली इंसिस्ट करती है कि अच्छा मैंने बोला क्या बचाने, मर भी जाता तो दूसरी बॉडी देख लेता। जायरो तुरंत गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि और इस बॉडी का क्या, हलवा लगता है क्या तुझे चेंज करना। लेकिन रेगो तो अपना टेम्पर खो देता है कि बहुत बोल रहा है तू, और अपने आसपास एक मैसिव ब्लैक ऑरा निकालते हुए वार्न करता है कि अब एक और शब्द और मेरा पंजा का टारगेट सीधा तेरा गर्दन हो सकता है। वो खुद को मैन ईटिंग इंस्पेक्टर डिक्लेयर करता है और जायरो को याद दिलाता है कि भूल मत मैं कौन हूँ। तभी वही क्रीपी जायंट अचानक से वहाँ अपीयर हो जाता है और रिवील करता है कि रेगो मेरी कम्मो, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। जायरो तुरंत बोलता है कि ओ भाई साहब, ये बिन बुलाए मेहमान की तरह कहाँ घुसे आ रहे हो और हो कौन तुम। वो जायंट बोलता है कि तुम्हें जानना है और अचानक से अपने सींग बड़े करने लगता है। उसके आर्म्स ट्रांसफॉर्म होते हैं और सीधा जायरो को मारने के लिए चार्ज करते हैं। रेगो तुरंत उस लड़के को बचाने उस पे कूद जाता है और फिर उस जायंट को जंगल में भगाता है कहते हुए कि तुझे मैं चाहिए ना तो आजा। बिल्ली बिल्लो अजी जो भी बोलो डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तभी वो मॉन्स्टर कहता है कि मुझे बताया गया था कि तू पूरी तरह से कमजोर है और कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना रिकवर कर चुका होगा। अगले ही पल वो सीधा बिल्ली के सामने अपीयर होता है और उसे जमीन में दे मारता है। फिर एक लेजेंडरी मोनोनोक को थका हारा हुआ कमजोर बोलता है और कहता है कि वो उसे वापस ले जाएगा। इंसिस्ट करता है कि उसके ग्रुप ने काफी मेहनत की उस सील को तोड़ने के लिए जो उसे बांधे रखा था। रेगो तुरंत बोलता है कि ड्रामा बंद करो। वो जानता है कि वो सिर्फ उसकी पावर्स के पीछे पड़े हैं और बोलता है कि आ ले, पर उससे पहले तो पकड़ के दिखा। फिर खुद फायर अप हो जाता है। दोनों एरोगेंट मॉन्स्टर की तरह एक दूसरे को उनकी औकात दिखाने के लिए चार्ज करते हैं। लेकिन जब वो अभी बीच हवा में ही थे, जायरो डायरेक्टर बन के बीच में आता है और अचानक से अपनी फैमिली का वही एंशिएंट कटाना लेकर के उस जायंट के हाथों पर कट बोलता है। रेगो जायरो को फाइट में कूदते देख चिंतित हो गया था, जिस पर जायरो कहता है कि अब अगर बिल्ली मर गई तो फिर तो तुझे बचाना बेकार कहलाएगा ना दोस्त, तो बात अब मेरे सम्मान की है। जायंट ये सुन एक्साइटेड हो जाता है कि दिल जले। वहीं जायरो रेगो से आर्ग्यू करता रहता है कि किसी की मदद करने में कोई गलत बात तो नहीं। तब तक तो इधर वो मॉन्स्टर कम्प्लीटली अपनी टेरिफाइंग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और लड़के की तारीफ करता है कि उसे देख करके भी वो डरा नहीं। वो ये भी रियलाइज करता है कि जायरो शिनोबी टेक्निक्स जानता है और बोलता है कि तब तो उसे खत्म करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। कुछ मोमेंट्स में ही जायरो मॉन्स्टर का अटैक डॉज करने में मैनेज करता है और वापस अटैक करने की तैयारी करता है,
लेकिन वो जायंट अचानक से अपना एक मैसिव पंजा सीधा उसके सीने में घुसा देता है। पर इतनी बुरी कंडीशन में भी जायरो गिव अप करने से मना करता है और लड़ता रहता है। वो उसके पंजों को तोड़ के आजाद होने में मैनेज कर लिया था और जायंट उसकी इम्प्रेसिव शिनोबी स्किल की तारीफ करता है। पर रेगो तो अब धीरे धीरे जमीन पर गिरे लड़के के पास जाता है जहां वो मौत के दरवाजे पर खड़ा है। मॉन्स्टर बिल्ली से बोलता है कि लड़के को उसे दे दे क्योंकि उसका पेट तो भरा हुआ है, ये उसके खाने के काम भी नहीं आएगा। रेगो गुस्से से उसे घूरता है और कहता है कि वो अभी खुद उसका खाना बनने वाला है। फिर वो जायरो को इडियट बोलता है कि इसने रियलाइज भी नहीं किया कि मैंने वो जगह क्यों छोड़ी और मॉन्स्टर को उससे दूर क्यों ले गया, सिर्फ उसे ही बचाने के लिए। और धीरे से बोलता है कि अगर ये लड़का मर गया तो वो सारी कोशिश बेकार जाएगी। डीमन कहता है कि अगर रेगो उसे खा ले तो अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ वापस पा सकता है, लेकिन वो तो एक गंदे वर्थलेस डीमन का बात मानने की जगह डिसाइड करता है कि जायरो ही उसे खाएगा। उसकी जान बचाने का एहसान वो ऐसे वापस करेगा। फिर बिल्ली एक ब्लैक धुंध के बादलों में ट्रांसफॉर्म होती है और जायरो के बॉडी में एंटर करती है, जिससे जायरो की आंखें एक झटके से खुल जाती हैं। उसी वक्त किसिमाजिन और सीबा एक मैसिव ब्लैक ऑरा को आकाश में ऊंचा उठते हुए नोटिस करते हैं। सीबा तुरंत सबको उस लोकेशन की तरफ जाने को ऑर्डर देता है। इधर वो जायंट मॉन्स्टर रेगो को ऐसी स्टूपिड चीज करने पर डांटता है कि उसने अपनी पावर्स किसी दूसरे मोनोनॉक की जगह एक ह्यूमन को दे दी और उस पे अब खुद की बिरादरी को धोखा देने का इल्जाम लगाता है। तभी जायरो अपने पैरों पर खड़ा होता है और नोटिस करता है कि उसके सीने में जहां होल हो गया था वहां गोल कुछ टोनी स्टार्क की आर्क रिएक्टर जैसा आ गया है। रेगो बोलता है कि अब वो लड़ सकता है, लेकिन जायरो कहता है कि अबे तू बोल कहाँ से रहा है और क्या हुआ यहाँ अभी। बिल्ली बोलता है कि बाद में तुझे लोरी गा के किस्सा सुनाऊंगा, अभी लड़। वो मॉन्स्टर तुरंत उस पे हमला करता है और अभी जायरो अपनी नई पावर्स को संभाल भी नहीं पा रहा था। बिल्ला लड़के को अपना स्ट्रेंथ देता है और सिंपली बोलता है कि बस सिर्फ एक मुक्का मारना है तुझे। जायरो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है और एक सिंगल पंच मारता है, जिससे वो डीमन सीधा पाताल लोक पहुंच जाता है। अब इससे पहले कि वो खुद भी प्रोसेस करे कि ये क्या हुआ, अचानक से एक ब्लेड सीधा उसकी गर्दन पे आती है कि हैंड्स अप। किसिमाजिन और सीबा उसके सामने आते हैं और सीबा एडमिट करता है कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जायरो पूछता है कि क्या हो जाएगा और क्या वो डीमन के साथ काम करते हैं, लेकिन सीबा एक्सप्लेन करता है कि नहीं, वो कोई मोनोनॉक नहीं है। तभी उनके बाकी एलाइज भी अपना अपना कैमोफ्लेज छोड़ते हैं और उनका लीडर सीबा उन्हें ब्यूरो ऑफ स्पिनाच के मेंबर्स कह के इंट्रोड्यूस करता है। मजाक में कहता है कि इतना समझ लो हम सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे के आए हैं, बाद में अच्छे से समझाऊंगा लाडले, अभी तुझे कस्टडी में लिया जाता है। जायरो तुरंत प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता है कि उसने वोट चोरी नहीं किया है, लेकिन किसिमाजिन तुरंत उसे बेहोश कर देती है कि कितना ओवर ड्रामेटिक है ये। सीबा उसे कहता है कि अरे जरा आराम से, तो वो रिप्लाई करती है कि टेम्पररी डोज ही दिया है। सीबा ऑर्डर देता है कि इसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ क्योंकि इसका मरना अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, खासकर जब ये किसी मोनोनॉक के साथ फ्यूज हो गया है। अगली चीज जो जायरो को पता चलती है कि वो एक हॉस्पिटल बेड पर है और वो लड़की जो उसे नॉकआउट करी थी बिल्कुल उसके पास खड़ी है। और जैसे ही वो रियलाइज करती है कि जायरो जाग गया है, वो अपने चीफ को जल्दी से कॉल करती है कि बकरा तैयार है। जायरो को अभी भी पता नहीं है कि वो है कौन, तो पूछता है कि क्या चल रहा है। तभी रेगो उसके सीने से निकलता है कहने के लिए कि मैं भी उतना ही कंफ्यूज हूँ जितना तू है अभी। उसी वक्त किसिमाजिन रेगो को जायरो के सर पर बैठे नोटिस करती है और जायरो जब रियलाइज करता है तो रेगो पर चिल्लाता है कि अबे हटना मेरे पर से, जोकर हूँ क्या मैं। तभी किसिमाजिन का बॉस आखिरकार जायरो को चेक करने पहुंचता है, कहता है कि उसे खुशी है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो रेगो से भी पूछता है कि क्या हाल है जनाब के। लेकिन रेगो का तो अभी मूड स्विंग हो रहा है। हालांकि सीबा इस बात से सरप्राइज्ड है कि रेगो कितना काम है, जबकि वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो अब तक ज्यादा सफाई देगा। खैर, वो अपना परिचय मोनोनॉक डिवीजन के हेड के रूप में देता है और किसिमाजिन को अपना सबऑर्डिनेट बताता है। और क्योंकि जायरो अभी सब कुछ के बारे में एक एक्सप्लेनेशन चाहता है, सीबा यहाँ से शुरू करता है कि क्या वो अनिवाबिन के बारे में जानता है और जायरो उनके बारे में थोड़ा सुना सुना याद करता है। जैसे ही उसे याद आता है कि वो अंडरकवर एजेंट्स थे जो कोई ईडो के लिए काम करते थे, और सीबा ऐड करता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरा अनिवाबिन ने ईडो के लिए काम करना बंद कर दिया और अब मॉडर्न गवर्नमेंट की स्पिनाच ब्यूरो के रूप में काम करते हैं। वो बहुत कुछ करते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, अंडरकवर एजेंट बनना और बिल्कुल मोनोनॉक ढूंढ के खत्म करना भी शामिल है। इसीलिए मोनोनॉक इंसिडेंट्स डील करने के लिए पूरा एक डिपार्टमेंट डेडिकेटेड है और मेरे लिए काफी वक्त से ये काम आसान रहा है क्योंकि मोनोनॉक आमतौर पर ज्यादा ट्रबल नहीं कॉज करते। लेकिन हाल ही में चीजें बहुत हेक्टिक हो गयी
क्योंकि उनकी फैसिलिटी पर मोनोनोक के ग्रुप ने अटैक किया और उस अटैक के दौरान रेगो, हाँ ये बागड़ बिल्ला जो उस फैसिलिटी में सील्ड था, रिलीज हो गया। ये सब कह के सीबा अभी भी श्योर नहीं है कि एग्जैक्टली रेगो और जायरो कैसे ऐसे मर्ज हो गए, तो वो जायरो से अब इसकी एक्सप्लेनेशन मांगता है। और जब जायरो पूरा किस्सा एक्सप्लेन करता है तो किसिमाजिन बिना कुछ सोचे समझे एक मोनोनोक को बचाने के लिए उसे इडियट बुलाने लगती है, जिस पर जायरो कहता है कि अब घर में तो एक बुढ़ा तो डांटता ही है, अब मैं जिसे नहीं जानता वो भी मुझे डांटेगा। सीबा किसिमाजिन को शांत हो जाने को कहता है क्योंकि ये तो अब सच है कि जायरो पूरी तरह से रेगो के साथ फ्यूज्ड है और अब जब तक वो कुछ नहीं करते हैं वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। लेकिन उन्हें अब ये भी नहीं पता कि इस चीज को कैसे अंडू करते हैं। साथ ही ऐसे किसी को देख के दूसरा मोनोनोक का क्या प्लान हो सकता है। तो सीबा कहता है कि वो जायरो को प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले जाएंगे। जायरो कहता है ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, लेकिन सीबा कहता है ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। वो क्लियरफाई करता है कि वो कोई हीरोज ऑफ जस्टिस या कुछ ऐसा नहीं है, तो वो उसके पर्सनल राइट्स की माँ बहन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने पहले से ही एक मिसिंग पर्सन की फाइल भी रिपोर्ट कर लिया है, तो वो कल सुबह जायरो को एक अलग फैसिलिटी में ले जाएंगे जहाँ किसी को कुछ नहीं पता होगा। लेकिन अभी के लिए सीबा उसे कुछ चैन की सांस ले लेने को कहता है और ये भी मेंशन करता है कि उसके दरवाजे के बाहर गार्ड्स खड़े हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कुछ होता है तो। लेकिन जायरो तो जानता है कि बेवकूफ समझा होगा, वो प्रोटेक्शन नहीं मैं भाग न जाऊं इसलिए खड़े किए हैं तुमने। अब वो थोड़ा चिंता करता है कि अगर उसे ले जाया गया तो वो अपने खड़ूस दद्दू से फिर कभी नहीं मिल पाएगा। वहीं रेगो से कहता है कि उसके साथ इन्वॉल्व होने पे अब सिर्फ उसकी लाइफ में ट्रबल ही होंगी। और जायरो कहता है कि अभी मैं तेरा लेक्चर सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन रेगो कहता है कि वो लेक्चर देने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ ये चाहता है कि वो जाने कि अभी पूरी पिक्चर क्या है। वो दोनों ये जो भी प्रॉमिस करके गए वो उसके प्रोटेक्शन के लिए ही हो रहा है, लेकिन ये वही लोग भी हैं जिन्होंने पहले उसे सील किया था, तो इसलिए उन पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है कि वो सिर्फ जायरो को नॉर्मली जीने देंगे जब वो एक मोनोनोक के साथ फ्यूज्ड हो। और ऊपर से वो मोनोनोक भी हैं जो उसे रिलीज करने के लिए पहले फैसिलिटी में घुसे थे, तो अगर वो उस तक पहुंचने के लिए ब्यूरो के साथ पंगा लेने को तैयार थे तो वो इतनी आसानी से तो गिव अप नहीं करेंगे, तो वो भी जायरो के पीछे जरूर आएंगे। तो अब प्रैक्टिकली जायरो को खुद फिगर आउट करना है कि उसे क्या करना चाहिए। इस पूरी चीज ने अब सच में जायरो को बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया था और वो डिसाइड करता है कि वो और कोई क्या कहता है इसकी परवाह नहीं करेगा और अब से वो जो चाहेगा वो करेगा। और सबसे पहली चीज वो रेगो को कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। रेगो ये सुन के सरप्राइज्ड है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि जायरो के पास इस वक्त कहीं भागने की जगह भी है। और जायरो कहता है कि वो भागने का प्लान नहीं बना रहा, बस उसे कुछ चीजें करनी है और उसके बाद वो जो भी हो सिंपली एक्सेप्ट करेगा। रेगो को नहीं पता कि ये गधा क्या सोच रहा है और उसे वार्न करता है कि कोई गारंटी नहीं कि सब ठीक रहेगा अगर वो ये करता भी है तो, और खासकर वो उसके भरोसे तो पंगा ना ले। और जायरो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं खुद ही चीजें फिगर आउट कर लूंगा। जैसे ही वो ये कहता है बाहर उसके पूर्वजों का एक ग्रुप दिखता है जिससे उसे एक आइडिया आता है। तो जबकि गार्ड्स अभी भी दरवाजे देखने में बिजी हैं, वो अचानक से काव काव करना शुरू कर देता है उनका ध्यान खींचने के लिए। और जैसे ही वो अंदर चेक करने आते हैं जायरो कौओं से उन पर अटैक करने को कहता है ताकि उसे भागने के लिए काफी वक्त मिले। रेगो इस बात से सरप्राइज है कि ये चीज तो अच्छा काम कर गया, लेकिन जायरो को तो कोई शक नहीं था क्योंकि वो कौए उसके दोस्त हैं और वो अगर उनसे मदद मांगे तो वो जरूर करेंगे। अब जब जायरो हॉस्पिटल से दूर निकल आता है वो कौओं को मदद करने के लिए थैंक्स करता है और उनके एफर्ट के रिवॉर्ड के रूप में उन्हें स्नैक्स की एक बैग भी देता है। हालांकि जायरो अब हॉस्पिटल से निकलने में मैनेज कर गया है। रेगो उससे पूछता है कि तो अब क्या करेगा, क्योंकि ब्यूरो को अब तक पता चल गया होगा और वो उसे ढूंढ रहे होंगे। जायरो कहता है कि उसे अब इस बारे में चिंता ही नहीं है क्योंकि सिर्फ एक चीज है जो पहले करना चाहता है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर वापस आता है और रेगो आखिरकार समझता है कि जायरो इतनी बुरी तरह क्यों भागना चाहता था, क्योंकि चाहे ब्यूरो उसे ले जाए वो कम से कम अपने दद्दू को सारी चीज एक्सप्लेन करना चाहता है, क्योंकि नहीं चाहता था कि भड़कीला बुढ़ाड़ी में उसके अचानक से गायब हो जाने पे अपनी बीपी बढ़ाए। वो थोड़ी देर बाहर खड़ा रहता है सोचते हुए कि कैसे ये सब एक्सप्लेन करेगा। तभी अचानक उसके दद्दू पीछे से अपीयर होते हैं। बड़ी जल्दी आ गए बड़खुरदार। जायरो चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है लेकिन उसके दद्दू उसे कहते हैं चुप करो और मेरे पीछे आओ। तो जायरो अभी के लिए वही करता है। थोड़ी देर बाद वो इसे एक ओपन स्टेडियम में ले जाते हैं और जायरो सोचने लगता है कि वो और कितना चलने वाले हैं, क्योंकि ब्यूरो को उसे ढूंढने से पहले उसे सच में उनसे कुछ बात करनी है। वो ये भी पूछता है कि आप ये मुझे एक खुले मैदान में क्यों लाए हैं, और उसके दद्दू कहते हैं ताकि यहाँ कोई इंटरफेयर ना करे। कहते ही एक मुक्का रख के देते हैं। जायरो जमीन पर गिर जाता है और पूछता है ये किस लिए था, लेकिन उसके दद्दू सिंपली उस पर चिल्लाते हैं इडियट बोल के कि क्या वो सही में नहीं जानता कि उसने जो किया है वो कितना सीरियस है। जायरो को नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन उसके दद्दू कहते हैं कि सीबा ने उन्हें सब कुछ पहले ही बता दिया था, जिसमें ये भी शामिल है कि वो अभी एक मोनोनोक से पोजेस्ड है। वो शायद यकीन नहीं करते हैं अगर उन्होंने खुद न देखा होता, जो कि है ये बागड़ बिल्ला जो देखो कैसे सामने बैठा है। ये प्रूफ है कि कहानी सच्ची है। जायरो हैरान है कि उसके दद्दू को ये सब पता है
और ऐसा इसलिए है क्योंकि बुढ़ाऊ ब्यूरो ऑफ स्पिनेज का एक पुराना मेंबर रह चुके हैं। वो कहता है कि बहुत बुरा हुआ कि ये नौबत आई, लेकिन वो जानता है कि अब उसे क्या करना है। वो जायरो की गलती की जिम्मेदारी खुद लेने का डिसाइड करता है और ये करने के लिए वो अभी दोनों जायरो और रेगो को मारने वाला है, ताकि न ब्यूरो और न ही कोई मोनोनॉक उसे पकड़ सके। और उसके बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वो खुद को भी मारने वाला है। जायरो कहता है कि दद्दू आप ये मजाक कर रहे हो ना, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहता है नहीं बेटा, आई एम नॉट जोकिंग, और वो सीधा जायरो की तरफ एक खतरनाक किक के साथ चार्ज करता है। जायरो मुश्किल से उसके अटैक से बच पाता है, कहते हुए कि लगता है ये पागल हो गया है, और अगले ही पल में वो लाइटनिंग स्पीड से पंचेस खा करके जमीन पे नॉक हो जाता है। उसके दद्दू एक्सप्लेन करते हैं कि उनकी अजुमा फैमिली की टेक्निक्स इंसान और मोनोनॉक दोनों से लड़ने के लिए परफेक्ट है, लेकिन वो गधेड़ा था, इसलिए उन्होंने सिर्फ उसे सेल्फ डिफेंस की बेसिक सिखाई। अफसोस के साथ वो जानते थे कि जितना लापरवाह वो है कभी अपने ट्रू पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन वो इंश्योर अब करना चाहते हैं कि उसे कभी मोनोनॉक की दुनिया की क्रूरल्टी सफर नहीं करनी पड़े, और इसके लिए वो जायरो की जान जितनी आसान और आराम तरीके से हो सके लेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो जायरो पर हमला कर सके, रेगो अचानक बीच में आता है और जायरो के लिए पंच ब्लॉक करता है, उसके दद्दू को दूर नॉक करते हुए। फिर वो उससे कहता है कि अबे ख्यालों से बाहर आ, ये सीरियसली तुझे मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जायरो फिर भी रेगो को कहता है कि इसमें मत पड़ तू, और तब तक बाहर मत आओ जब तक वो उससे नहीं कहता, क्योंकि वो ये अब खुद ही हैंडल करना चाहता है। रेगो बिल्कुल नहीं समझता कि वो उसकी मदद क्यों रिफ्यूज कर रहा है, क्योंकि क्लियरली उसका अपने दद्दू के सामने कोई मैच नहीं है। लेकिन अगर ये जायरो सच में चाहता है तो वो इंटरफेयर नहीं करेगा। जायरो को देख के उसके दद्दू को याद आता है कि जब वो छोटा था एक दिन वो बड़े पेड़ पर चढ़ गया था सिर्फ एक बिल्ली को बचाने के लिए, लेकिन उसने एक सेकंड भी नहीं सोचा कि वो उसे बचाने के बाद खुद नीचे कैसे आएगा। पर उसकी खुशकिस्मती से वो जायरो को पकड़ने के लिए वहीं थे। फिर उन्होंने उसे इतना लापरवाह होने के लिए खूब डांटा, कहते हुए कि हालांकि दूसरों की मदद करना सच में एक नोबल एक्ट हो सकता है, पर वो खुद को अगर अपनी कैपेबिलिटीज से बाहर सिचुएशन में डालता है तो वो एक दिन खुद को प्रॉब्लम में डाल लेगा। इसलिए उन्होंने बताया कि उसे अपने आसपास के लोगों पर रिलाई करना सीखना चाहिए, ना कि हर प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने की कोशिश करे। तभी जायरो पूछता है कि अगर मदद करने के लिए कोई आसपास ना हो तो वो क्या करे, और उसके दद्दू ने कहा कि ऐसी सिचुएशन में बस गिव अप करना होगा। लेकिन जायरो ऐसे नहीं जीना चाहता था, तो उस केस में उसके दद्दू ने उसे कहा तो फिर खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई भी सिचुएशन हो तो वो हैंडल कर सके। वापस प्रेजेंट में जायरो के दद्दू से कहते हैं कि मोनोनॉक की दुनिया ऐसी किसी चीज की तरह नहीं जो उसने पहले कभी देखी हो, और अगर जायरो उसमें फोर्स किया जाता है जैसे उसे किया गया था तो वो एंड में अपने फेलो मैन और मोनोनॉक दोनों को मरवा देगा, इवेंचुअली खुद को इस प्रोसेस में खो देता। ये एक ग्रुसम और अनफॉरगिविंग दुनिया है, और इसी वजह से उन्होंने इंश्योर करने के लिए लड़ाई की ताकि जायरो को कभी एक्सपीरियंस न करना पड़े। लेकिन लगता है कि वो इसमें फेल हो गए। जायरो अपने दद्दू से माफी मांगता है कि इसमें उनकी कोई फॉल्ट नहीं है, इस मेस में वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने अपनी नाक वहां डाली जहां नहीं डालनी चाहिए थी। लेकिन वो कहता है कि उसे मदद चूज करने का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि वो अपना खुद का मेस साफ करने का तरीका भी खुद ही फिगर आउट करेगा। उसके दद्दू चिल्लाते हैं कि तू एक जाहिल बेवकूफ का बेवकूफ ही रहेगा। फिर उसकी तरफ चार्ज करते हैं और रेगो जायरो को डॉज करने को कहता है, लेकिन जायरो का हटने का कोई इरादा नहीं था। वो वहीं खड़ा रहता है और अपने दद्दू का पंच सर पे खाता है, और हालांकि वो फिर भी नॉक हो जाता है, वो अपने पैर पर लैंड करता है, और रेगो यकीन नहीं कर सकता जायरो ने जो किया अभी। और उसके दद्दू भी कहते हैं कि एक स्टूपिड लड़के से ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वो बता सकते हैं कि उसने ये अपना रिजॉल्व डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश के रूप में किया ना, लेकिन वो कहते हैं कि ये इस फैक्ट के अलावा कुछ भी प्रूफ नहीं करता कि जायरो सिर्फ एक पंच ले सकता है। जायरो को अंदाजा था कि उसके दद्दू को कन्विंस करने के लिए इतना काफी नहीं होगा, लेकिन वो उन्हें कहता है कि बेटर या वर्ड्स के लिए वो अब अकेला नहीं है, तो अगर वो खुद नहीं लड़ सकता तो वो रेगो पर रिलाई कर सकता है। फिर वो रेगो को कहता है कि चल भाई अब वो कर, लेकिन रेगो को पता नहीं कि वो किस बारे में बोल रहा है। तो जायरो कहता है साले अभी तो कूल बन रहा है, वो करना जो करता है मेरे अंदर घुस के। रेगो कहता है तो ऐसा बोलना, और दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं कि तो और क्या करने को बोलूंगा मैं तुझे। ये देख के उसके दद्दू को याद आता है जब उन्होंने जायरो को बोला था कि उन लोगों को ढूंढे जिन पर वो रिलाई कर सकता है, और सिंपली इन दोनों को देख के भले ही अभी ये लड़ रहे हैं, वो बता सकते हैं कि जब नौबत आएगी रेगो जायरो को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी रिस्क पर करेगा, और सेम जायरो भी यही करेगा। तो उन्हें रियलाइज होता है कि जायरो सच में अब खुद को हैंडल करने में कैपेबल हो सकता है। तो वो दोनों को कहते हैं कि बस बंद करो ये तू मैं सरेंडर कर रहा हूँ। तो जायरो जो चाहेगा करने के लिए फ्री है, लेकिन वो फिर भी सोचते हैं कि ऐसा कुछ उसका इडियट पोता ही कर सकता है। बाद में उस रात वो सब घर वापस आते हैं, और जायरो आज जो कुछ भी हुआ उस सब के बाद रिलैक्स करने के लिए बाथ में एक अच्छी लंबी रेस्ट लेता है। वो रेगो से भी माफी मांगता है उसे इस मेस में खींचने के लिए और पहले सेल्फिशली एक्ट करने के लिए, लेकिन रेगो कहता है कि इसे उससे ज्यादा बोदर नहीं होता। वो सिर्फ जायरो से रिक्वेस्ट करता है कि आगे से ज्यादा उस पर रिलाई किया करे ताकि वो अगली बार उतना हर्ट ना हो, और जायरो कहता है थैंक्स डूड। हालांकि बिल्कुल आइडिया नहीं है इन्हें कि अब किन किन चीजों से इन्हें
डील करना होगा। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करके जाना, बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।